Welcome back. Wait for a second. Let's check for the voices. बस हो गया है, रुक जाइएगा। घूम जा। आवाज ठीक। चलिए, हम लोगों ने कल जब क्लास एंड किया था तो एफ सी एफ एफ और एफ सी एफ ई को समझ रहे थे। ठीक है, चलिए वहीं से शुरू करते हैं फिर से। एफ सी एफ एफ क्या करता है? अगर एफ सी एफ एफ का यूज किया जाए तो हमें मिलता है वैल्यू ऑफ फर्म, जो कि आप सीखिएगा कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में। ठीक है, इसी का एक पार्ट है एफ सी एफ ई। अगर डेट का हिस्सा बाहर निकाल दिया जाए, डेट का हिस्सा बाहर निकाल दिया जाए एफ सी एफ एफ से, किन चार चीजों से? इन चार चीजों से: एड डेप्रिसिएशन, लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड एड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इनसे अगर डेट का हिस्सा बाहर निकाल दिया जाए तो आपको मिल जाता है एफ सी एफ ई, और इसका इस्तेमाल करके हम क्या निकालते हैं? वैल्यू ऑफ इक्विटी। यही हमने बात किया था। इन सबसे पहले एक चीज होता है नो पैट। फिर नो पैट को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आगे जब वैल्यू ऑफ द फर्म, यहाँ पर तो आपको नो पैट का यूज नहीं होगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ईपीएस दिया रहेगा, तो ईपीएस ही नो पैट है ये मानते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में जाइएगा तो वहाँ वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना होगा, उसके लिए आपको नो पैट चाहिए होगा। अब ये नो पैट क्या है? तो अगर नो पैट के फुल फॉर्म को समझे तो ये है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म। सर इसका मतलब कुछ नहीं। अगर मुझे ईबीआईटी दिया गया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो उसमें मैं लेस कर दूंगा टैक्स। ठीक है, किस पर? इस अमाउंट पर टैक्स लगा के। टैक्स कितना होगा? ईबीआईटी इंटू टैक्स रेट, ईबीआईटी इंटू टैक्स रेट। ठीक है, तो हमें मिल जाता है नो पैट। या फिर अगर हमें दिया गया है अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो उस केस में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। इसे हम लोग प्रूफ भी करेंगे। इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स अगर ऐड कर दे तो भी हमें मिल जाएगा क्या? नो पैट। ठीक है, तो नो पैट बेसिकली नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बात करें तो ऑब्वियस सा बात है, जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है उसको बाहर निकालना होगा, क्योंकि वो ऑपरेटिंग का पार्ट तो होता नहीं है। इंटरेस्ट किस चीज का पार्ट है? इंटरेस्ट का खर्चा किसका पोर्शन है? बताओ। इंटरेस्ट का खर्चा फाइनेंसिंग का पोर्शन है, ऑपरेटिंग का तो पोर्शन है ही नहीं। अगर वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकालना है, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है, एफ सी एफ एफ चाहिए, तो नो पैट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, कैपेक्स माइनस करेंगे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है, लेस करेंगे कि ऐड करेंगे, उस हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है कि इंटरेस्ट जो है वो तो ऑपरेटिंग का पार्ट ही नहीं है, तो वो तो बाहर करना होगा ना। अब मान लो एग्जांपल के तौर पे कि तुम्हारा अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स 200 रुपया था। ठीक है, और इंटरेस्ट तुम्हारा 100 रुपया था, और टैक्स रेट तुम्हारा मान लेते हैं 40% था। तो अगर मैं कहूं नेट ऑफ टैक्स, ये क्या था? अर्निंग आफ्टर टैक्स। नौपट निकालने का दो तरीका। अर्निंग आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ऐड कर दो तो ऐड कर दो, ऐड इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स।
कितना होगा सर? 100 में 40% घट जाएगा, 60 रुपया ऐड होगा, 260। हमने इंटरेस्ट का वो हिस्सा ऐड किया सिर्फ जिसका बेसिकली आउटफ्लो था, क्योंकि जब इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा तो टैक्स तो बचाया है ना, वो टैक्स तो सेव किया है, तो ऐड करेंगे सिर्फ उतना ही हिस्सा जो आपका इंटरेस्ट का नेट ऑफ टैक्स आएगा। ठीक है, ये चीज हुआ। अगर हम ईबीआईटी से चले तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में पहले मुझे निकालना होगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है? तो 260% है, ऑब्वियस सा बात है। तो 200 डिवाइड बाई 0.60। ठीक है, या फिर कहे कितना टैक्स लगा होगा, जरा बताइएगा कितना टैक्स लगा होगा, सोचिए खुद से। ऑब्वियस सा बात है, अगर 200 रुपया प्रॉफिट आया है, 200 रुपया अर्निंग आफ्टर टैक्स आया है, टैक्स लेस करके आया है, तो ईबीटी क्या होगा? तो उसमें टैक्स लेस करने पे ईएटी 200 आया है, क्या समझ? तो इसका मतलब सर जो भी हो, ये 40% है इसी अमाउंट का, और ये 60% है इसी अमाउंट का। तो अगर 200 भागे 60% करें तो हमारा आंसर आता है 33.333। ठीक है, हम लोग इसको राउंड में ले लेते हैं, 334, कोई दिक्कत? 334, इसका 40% टैक्स होगा, ऑब्वियस बात। 334 का 40% निकालिएगा जरा, कितना है? 133। तो 133 134 ले लीजिए, उसको राउंड कर लीजिए, आ गया ना 200। तो एक तरीका तो ये है कि अगर ईएटी दिया गया है तो पहले वापस हम ईबीटी पे आए। ईबीटी कितना हुआ? ₹3,333 या 34, जो लिखना है लिख सकते हो। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो माइनस होगा, क्यों ऐड कर रहे हैं इंटरेस्ट? क्योंकि इंटरेस्ट हमें चाहिए ही नहीं, इंटरेस्ट मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट तो होता ही नहीं है। अब मेरा आ जाएगा ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना हुआ? अब इसमें लेस करेंगे टैक्स। टैक्स कितना होगा? 40%, 433 का। $173। तो अब नोपैड कितना आया? देखा, दो तरीका था नोपैड पहुंचने का ईएटी से। तो 433 माइनस 173, 260 आया समझ में? क्यों इंटरेस्ट को बाहर कर रहे हैं? क्यों इंटरेस्ट को बाहर कर रहे हैं बताओ? इसलिए बाहर करें कि इंटरेस्ट ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, और हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। समझ गए? तो इसी कारण लोग नोपैट निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमको निकालना है फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म। कहने का मतलब फॉर्म को क्या कैश फ्लो होगा? कैश फ्लो टू फॉर्म, कैश फ्लो टू फॉर्म। तो वो नोपैट आ गया, सिर्फ धंधा का बात हो रहा है। ठीक है, और भी खर्चे होते हैं पर उसको इग्नोर करता है। एफसीएफएफ निकालने में उन चीजों को इग्नोर किया जाता है। तो 260 आ गया। अब इसमें डिप्रिसिएशन ऐड करेगा, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि वो क्या है? नन कैश आइटम। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसको माइनस करेगा, क्योंकि वो क्या है? आउटफ्लो है। उसके बाद इसमें लेस करेगा, ऐड करेगा, डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। ठीक है, डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल। समझ में आ गया? ये आपको एफसीएफएफ देता है। इन्हीं तीनों में से अगर डेट का हिस्सा निकाल दिया जाए तो हमें एफसीएफई मिल जाता है। कोई दिक्कत? तो वही अपना अगला क्वेश्चन था, एफसीएफई निकाल करके वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकालना था। तो आइए सॉल्व करते हैं।
चलिए क्या हो गया, चलो ये हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको हटा लिया जाए। ठीक है, हट गया। चलिए आइए, अब एफसीएफई निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, ईपीएस। क्यों चाहिए ईपीएस? क्योंकि इस क्वेश्चन में पर शेयर पर शेयर पर शेयर दिया गया है। आप ये भी कर सकते थे कि इनको कन्वर्ट कर लीजिए टोटल वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर करके। तो क्यों कंफ्यूज करना आपने? आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी को लेके भी चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। इनको हम लोग का मल्टीप्लाई करते नंबर ऑफ शेयर से और तब आंसर निकालते कि हमारा एफसीएफई क्या है, और उसके बाद फिर डिवाइड करते नंबर ऑफ शेयर से। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको एफसीएफई पर शेयर चाहिए था, क्योंकि हमें पर शेयर का वैल्यू निकालना था। हमको पूरा फॉर्म का वैल्यू, पूरे फॉर्म के इक्विटी का वैल्यू थोड़ा चाहिए था, पर शेयर का इक्विटी का, पर शेयर का हमें वैल्यू चाहिए था। तो हम क्या करेंगे बताइए? तो इसलिए हम अपना सबसे पहले ईपीएस निकालेंगे, ईपीएस निकालेंगे। अब हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी पता है, इसको डिवाइड कर दे अगर नंबर ऑफ शेयर से, तब तो ईपीएस मिलेगा। लेकिन क्या पूरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाले? तो हमें इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी बताया गया है 1300 करोड़, पार वैल्यू ₹40 तो अगर हम इससे डिवाइड कर दे इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी को, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितना शेयर है पहले तो ये निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होगा 1300 करोड़ डिवाइड बाई 40 इक्वल्स टू रुपये में क्यों दे रहा हूँ यार, 32.5 करोड़ इक्विटी शेयर है, क्या समझे? 32.5 करोड़ इक्विटी शेयर है, कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग, थोड़ा सा हैंग होता है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है? 290 करोड़। तो ईपीएस क्या होगा? सेकंड स्टेप। अब ईपीएस निकाल लेते हैं। 290 करोड़ डिवाइड बाई 32.5 करोड़, तो ये आया 8 रुपया 923 पैसा पर शेयर। ठीक है, आपका ईपीएस आ गया। आप क्या करिएगा? सर इसमें से तीन चीजें माइनस करनी है, ऑब्वियस सा बात है, तब हमें एफसीएफई मिलेगा। तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एफसीएफई। कैलकुलेशन ऑफ एफ, क्यों ऐसे काम करता है यार, चेंज करना जरूरी हो गया है। पैसा ही तो नहीं है, चेंज कहाँ से करूँ?
कैलकुलेशन ऑफ FCFE क्या लिखिएगा, EPS कितना है, इसमें क्या करना है, आपको ऐड करना है क्या चीज, डेप्रिसिएशन, डेट का हिस्सा निकाल के, डेट का हिस्सा बाहर निकाल के, तब तो FCFE आएगा। अगर डिप्रिसिएशन ऐसे ही ऐड किया जाए तो हमें क्या देगा, FCFF, फ्री कैश फ्लो टू फर्म। लेकिन हमको तो निकालना है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, तो डेट का हिस्सा तो बाहर करना होगा ना। तो डिप्रिसिएशन कितना था पर शेयर, ये देखें, डिप्रिसिएशन पर शेयर 39 रुपीज है। डेट इक्विटी रेशियो कितना है, 27%। डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या हुआ, डेट बाई इक्विटी कहता है, ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो। लेकिन ये क्या है, डेट बाई कैपिटल दिया गया, अब सर हमें यही चाहिए था, डेट बाई कैपिटल ही चाहिए था। ये कितना है, डेट रेशियो, डेट इक्विटी नहीं, डेट रेशियो, गलती बोल गया था मैं। डेट इक्विटी तो डेट बाई इक्विटी होता है, और डेट रेशियो क्या होता है, डेट बाई कैपिटल। 27%, यही हिस्सा तो बाहर करना है, सिर्फ 27% बाहर करना है। तो ध्यान रखिएगा, डेट रेशियो मतलब डेट बाई कैपिटल क्या है, मैं डेट का कितना हिस्सा है टोटल कैपिटल में, वो हिस्सा बाहर कर देंगे। अगर वो हिस्सा बाहर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा FCFE। तो 39 से हम बाहर कर देंगे किसका हिस्सा, डेट का। तो 39 इंटू 1 माइनस 0.27 कितना होगा, निकालेंगे, एक ही साथ निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग लेस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेट का हिस्सा हटा करके। तो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, देखिए तो 47 रुपीज पर शेयर, पर शेयर ही दिया हुआ है, ठीक है। डेट का हिस्सा बाहर कर देंगे। उसके बाद हम लोग लेस करेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ध्यान रखिएगा, ये चेंज जब सिर्फ चेंज लिखा हो तो जम्पशन है कि इंक्रीज के बारे में लिखा है। अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता तो उस केस में ऐड होगा, लेस नहीं होगा। कितना है, 3.45 पर शेयर। तो यहां से भी हम डेट का हिस्सा बाहर कर देंगे, ठीक है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल 3.45, 1 माइनस 0.27, चलिए निकाल लिया जाए। तो 1 माइनस 0 पॉइंट, सॉरी, 1 माइनस 0.27 कितना हुआ, 0.73, ठीक है। 39 इंटू 0.73, 28.47। उसके बाद आपका कैपेक्स 47 इंटू 0.73, 34.31। उसके बाद ये कितना हुआ, 3.45 इंटू 0.73, 2.5185, 2.5185 पर शेयर। आपका क्या मिल जाएगा, FCFE। निकालिए कितना हुआ, क्यों इतना सुबह में हैंग नहीं करता है, रात में पता नहीं क्या करता है इसका। 8.923 प्लस 28.47 माइनस 34.31 माइनस 2.5185।
0.5645, 0.5645 ये आपका हो गया पर शेयर FCFE। आया समझ में? कोई दिक्कत? आइए देख लेते हैं। 0.5645 FCFE ये भी निकाल के लाया है। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो FCFE क्या था? कुछ नहीं, FCFF का ही पार्ट था। फ्री कैश फ्लो टू फर्म में से डेट का हिस्सा बाहर निकाल देंगे, बन जाएगा FCFE, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। अब उसको इस फॉर्मूला के रूप में लिख करके आपको वो कंफ्यूज करता है, तो कृपया इस फॉर्मूला पे ध्यान ना दे, ये कोई फॉर्मूला नहीं, वो तीन चीजों का एडजस्टमेंट है। क्यों? ऑब्वियस बात है, आप कैश फ्लो निकाल रहे हैं ना। जब भी आप कैश फ्लो निकाल रहे हैं तो क्या करिएगा? सिंपल सर, डिप्रिसिएशन नन कैश आइटम है, ऐड होगा। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर खरीदे हैं तो वो माइनस होना चाहिए। कहीं कैश फ्लो का बात हो रहा है। कैश फ्लो क्या होता है? देखो, प्रॉफिट लॉस क्या होता है? एक्रूअल बेसिस पे होता है। प्रॉफिट लॉस होता है एक्रूअल बेसिस पे, ठीक है। कैश फ्लो क्या होता है? प्रॉफिट लॉस ही है। कैश फ्लो भी प्रॉफिट लॉस ही होता है, बस कैश बेसिस पे। अगर हम कैश अकाउंटिंग को फॉलो करें, कैश अकाउंटिंग को फॉलो करें, तो कैश फ्लो क्या है मेरा? कैश फ्लो मेरा प्रॉफिट लॉस है। कैश फ्लो मेरा प्रॉफिट लॉस है। अगर कैश अकाउंटिंग को फॉलो किया जाए, कैश फ्लो मेरा प्रॉफिट लॉस। और कैश फ्लो बनाने टाइम क्या होता है? ऑब्वियस सा बात है, डिप्रिसिएशन ऐड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं। आया समझ में? चेंज इन वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। याद आ रहा है? तो वही सब चीज तो कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं हम लोग? अब यहाँ पे अकाउंटिंग तो है नहीं कि लंबा चौड़ा बनाया जाए, सिंपल टर्म में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो वहां तो शॉर्ट होता है। यहाँ पे नेट चेंज ये हुआ है, कैपेक्स ये हुआ, डिप्रेशन ये निकाल दो, बस काम खत्म। अकाउंटिंग नहीं ना है कि पूरा लाइन घींच करके कैश फ्लो बना रहे हैं। समझ गए? अब इक्विटी को क्या हुआ कैश फ्लो, ये जानना है। तो भाई अब मेरे कैपिटल का दो हिस्सा था, एक डेट था, एक इक्विटी था। तो जो भी मेरा कैश फ्लो होगा दो हिस्सा होगा। एक हिस्सा जो कैश फ्लो का डेट के कारण है, एक हिस्सा जो कैश फ्लो का इक्विटी के कारण होगा। क्या समझे? तो अगर इक्विटी वाले कैश फ्लो को बाहर कर दे, सॉरी, डेट वाले कैश फ्लो को बाहर कर दे, तो जो बचा वो इक्विटी का कैश फ्लो है, और उसी का टर्म को नाम दिया गया है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। आया समझ में? और वही जब डेट और इक्विटी दोनों का हिस्सा एक साथ ले, तो उसको कहा गया है फ्री कैश फ्लो टू फर्म, जिसका यूज होता है वैल्यू ऑफ फर्म निकालने में, और इसका यूज होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने में। समझ गए? तो ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है कि नया कॉन्सेप्ट है, वही कैश फ्लो अकाउंटिंग वाला। समझे? पर यहां पे क्योंकि उतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं ना करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग तो पढ़ नहीं रहे। चलो अब हमारे क्वेश्चन में आओ। FCFE तो आ गया सर, अब हमें जानना है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा। तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई चीज जी से ग्रो करेगा, एन टर्म तक ग्रो करेगा, तो उसका फॉर्मूला है सिंपल टर्म में कैश फ्लो इंटू 1 प्लस जी के माइनस जी। तो अब यही कैश फ्लो आपका बन जाएगा इस वाले के लिए FCFE 1 प्लस जी। अब शेयर का वैल्यू निकालने का एक तरीका थोड़े है, कभी तुम डिविडेंड बेस मान लोगे, कभी तुम फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी बेस मान लोगे, कभी तुम ईपीएस बेस मान लोगे। वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कहता है, या प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो वो डिपेंड करता है कि एंटिटी अपना वैल्यू क्या दिखाना चाहता है, अगर वो सेल करना चाह रहा है तो, या बायर जो है वो क्या देना चाहता है अगर बाय करना चाह रहा है तो डिपेंड करता है, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि वो एफसीएफई को बेस मानेगा, ईपीएस को बेस मानेगा, कि डिविडेंड को बेस मानेगा वैल्यू निकालने के लिए। क्या समझे? के माइनस जी। अब जाके वापस क्वेश्चन में देखो तो तुमको दिखेगा कि जी तो दिया गया है 8%, लेकिन के नहीं दिया गया है। लेकिन के नहीं दिया गया है, लेकिन सीएपीएम का सारा चीज दिया गया है। कैसे सर? ये दिया हुआ है आरएफ, ये दिया हुआ है आरएम,
ये दिया हुआ है बीटा। तो क्या सीएपीएम का यूज करके हम लोग के नहीं निकाल लेंगे? जरा बताना। निकल जाएगा सर, निकाल लीजिए। 8.7% प्लस 10.3% माइनस 8.7% इंटू 0.10। सॉल्व करते हैं इसको, कितना परसेंट आता है? तो 10.3 माइनस 8.7 इंटू 0.10 प्लस 8.7 इक्वल्स टू, कुछ गलती कर दिया गया, ऐसे कैसे हो गया? 10.3 माइनस 8.7 1.6 इंटू 0.1 इक्वल्स टू 0.016 प्लस 8.7 8.86%। वही कहा इतना आधा कैसे हो गया? अब रात होता है, रात में थोड़ा नींद आता है, ठीक है, तो नींद में पढ़ाने टाइम थोड़ा ऐसे ही दिन भर थका रहता है बॉडी। तो के ही हमारा निकल गया सर, एफ सी एफ ही निकल चुका है। क्या वैल्यू नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। चलो वैल्यू भी निकाल लेते हैं। 0.5645 1 प्लस जी कितना था? 8%। 0.08 के ही कितना निकला था? 8.86। तो 0.0886 माइनस 0.08। सॉल्व करो इसको, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आओ हम लोग यहीं पे चेक कर लेते हैं अपना आंसर। 8.86% 0.5645 इंटू 1.08 0.086 माइनस 0.08, तुम्हारा आंसर 70 रुपया 79 पैसा आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? एफ सी एफ एफ और एफ सी एफ ई, कोई दिक्कत? चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो चुका है कि अगर मुझे ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 करके कोई डाटा देगा तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 1+1/ke से करूंगा। जहां से एंड टर्म चालू हो जाएगा वहां पे फॉर्मूला कैश फ्लो 1+g ke-g लगाऊंगा। अगर ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ चुका है तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं जो भी पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलो बनाया जाए। इतना ही कॉन्सेप्ट है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, इक्विटी वैल्यूएशन के अंदर यही चीज है। और जब बॉन्ड में आओगे ना तो और इजी है। ये बॉन्ड में तो फिक्स है कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर कितना पैसा आएगा और लास्ट में रिडम्पशन कितना होगा। इनका प्रेजेंट वैल्यू कर दो, वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकल गया। तो वैल्यूएशन में कुछ है ही नहीं। वैल्यूएशन सिंपली प्रेजेंट वैल्यू है और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू करना है हर चीज। क्या समझे? तो चलो आओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। शेयर है वाई, जो भी नाम है, वाइज लिमिटेड या वर्ज लिमिटेड जो कहते हो, कोटेड एट पी रेशियो। पी रेशियो मतलब क्या होता है सर? एमपीएस बाई ईपीएस। कितना है? 8। तो एमपीएस कितना होगा सर? 8 इंटू ईपीएस। द कंपनी रिटेन 5 रुपया पर शेयर विच इज 45% ऑफ इट अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस कितना होगा सर? तो अगर हम ईपीएस की बात करें तो सिंपल टर्म में 5 डिवाइड बाई 45%।
ये 5 रुपया क्या है, 45% है ईपीएस का। तो अगर हम 5/45% कर दें तो हमें मिल जाएगा कि मेरा ईपीएस कितना था, जरा करके देखिए। 5/45%, 11 रुपया 11 पैसा। ठीक, अगर ईपीएस मेरा 11 रुपया 11 पैसा था, इसका मतलब मेरा एमपीएस कितना होगा सर? 8 × 11 रुपया 11 पैसा इक्वल्स टू 88 रुपया 88 पैसा। क्या समझे? तुम्हारा ईपीएस निकल गया, हमारा एमपीएस निकल गया फर्स्ट लाइन में। अब बोला कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा कंपनी का अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है ग्रोथ रेट 15%। तो अब फिर वही फॉर्मूला आ गया कि सर यहां पे फिर एन टर्म है। जैसे कहीं भी एन टर्म आ जाएगा कि जी से ग्रो करेगा एन टर्म तक, तो कुछ करना ही नहीं है। फॉर्मूला सिंपली D0 1 + G KE - G इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द शेयर या वैल्यू ऑफ द इक्विटी जो कहो। अब दिक्कत बस इसी में होता है ना कि ये जो D0 है, जो दिया गया डिविडेंड है, वो D0 है कि D1 है। ये ज्यादातर ऐसे इसी चीज में कंफ्यूज किया है कि दिया गया डिविडेंड D0 है, D0 है कि D0 1 + G है, मतलब D1 है। D1 है कि D0 है। ठीक है, D0 1 + G को D1 कहा जाता है, KE - G। बताओ अब इस क्वेश्चन में क्या माने? तो दिया गया, हमने निकाल लिया ईपीएस कितना था, 11 रुपया 11 पैसा। हमें क्या दिया गया था, रिटेन्ड अर्निंग कितना था, 5 रुपया। तो मेरा डिविडेंड कितना था, 6 रुपया 11 पैसा। अब कंफ्यूजन यहीं पे है कि 6 रुपया 11 पैसा D0 है कि D1 है। अब यहाँ क्वेश्चन फिर साइलेंट है, कोई नहीं बोल सकता क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। सच्ची पूछो मुझसे तो, न तुम न मैं, कोई नहीं। उसको D0 माने या D1 माने, मैं भी कंफ्यूज हूं, तुम भी कंफ्यूज हो। अब क्या किया जाए? तो एग्जाम में जब भी ऐसा कंफ्यूजन आए, जब भी ये वर्ड दिख जाए, पेड, डिक्लेयर्ड, इस तरह का वर्ड दिखे पास्ट टेंस वाला, तब तो सिंपली समझना है कि वो D0 है। अगर पेएबल, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड दिखे जो फ्यूचर का बात कर रहा हो, तब तो मानना है कि D1 है। पर यहां तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आया कि D0 है कि D1 है। वो तो बोला कि वैल्यू ऑफ द शेयर तुम निकाला कि नहीं? तुम P0 निकाल चुका है, वो कितना है, 88 रुपया 88 पैसा, वो भी निकाल चुका है, ये भी निकल चुका है। दिक्कत कहां है इस D0 के साथ कि D0 है कि D1 है? तो जो किताब में सॉल्व किया गया है 6.11 को लेकर के, वो तो सॉल्व किया गया है तुम्हारा। आओ देख लेते हैं, D0 माना है कि D1 माना है। D1 माना है, देख रहे हो, D1 माना है, 6.11 को ही D1 माना गया है। अब अगर वो ऐसा करता है तो आदमी आंसर कैसे दे, कब D1 माने कब D0 माने, कोई क्लियरिटी नहीं है इसमें आईसीआई का। कभी वो D0 मानता है, कभी वो D1 मान लेता है उसको। चलो हम लोग D1 से ही सॉल्व कर लेते हैं, D1 माना है यहाँ पे। वैसे यहाँ इंग्लिश पढ़े भी तो लग रहा है ऐसा कहा जा रहा है कि इसका प्राइस जो था, कोटेड प्राइस अभी का P0 है, तो ये दिया गया डाटा, ठीक है, फ्यूचर का ऐसा मान के सॉल्व किया गया। आ जाओ हम लोग भी वही मान के सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग D0 नहीं D1 मान लेंगे। अगर इसको हम लोग D1 मान लेंगे तो सिंपली टर्म में हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 88 रुपया 88 पैसा इक्वल्स टू 6.11 डिवाइड बाई, यही तो निकालना है, और ये तो पता ही है जी कितना था, 15%। अब एक चीज ध्यान रखना, जिस भी समय जी ज्यादा हो जाएगा के से, जी बड़ा हो जाएगा के से, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, मान लो के 14% हो,
और जी 15% हो, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो जब से ही नेगेटिव वैल्यू होगा ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, ध्यान रख। 88.88 इक्वल टू 6.1 सॉल्व करो इसको थोड़ा सा, तो ये सॉल्व हो गया। 88.88 इंटू के माइनस 0.15 इक्वल्स टू 6.11, के माइनस 0.15 इक्वल्स टू 6.11 डिवाइड बाई 88.88, के इक्वल्स टू 6.11 88.88 प्लस 0.15 सॉल्व करो। 6.11 डिवाइड बाई 88.88 प्लस 0.15 इंटू 100, तो आएगा परसेंटेज 21.87। समझ गए, इतना ही था निकालने के लिए। कंफ्यूजन कहाँ था, D0 माने कि D1 माने, यहीं पे कंफ्यूजन है खाली। और यहां कुछ क्लियरिटी नहीं है, सब कुछ ग्रे है। देयर इज नथिंग राइट, नथिंग लेफ्ट, एवरीथिंग इज ग्रे। ठीक है, नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग। ठीक है, सब चीज ग्रे एरिया के अंदर। कभी कभी तो क्लियर रहता है, पेड लिखा हो तो मालूम है कि D0 का बात किया है। ठीक है, करेंटली लिखा हो तो ही पता है कि D0 का बात किया है। पेज लिखा हो, पेबल लिखा हो, समझ में आता है कि ठीक है D1 का बात कर रहा है। पर जब क्वेश्चन इस तरह का है तो D1 माने कि D0 माने, या तो ऐसे क्लियर करे तो D1 है कि D0 है, नहीं तो फिर अपना एग्जाम में क्या करे, अजम्पशन लिखो, अजम्पशन लिख के सॉल्व करो, या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन साथ में दो। कितना ही समय लगता है, मुश्किल से आधा सेकंड का क्वेश्चन है। अगर कोई मुझे कॉपी कैलकुलेटर दे दे बैठ के बनाने के लिए, ये कैलकुलेशन ऊपर तो ठीक था, D1 निकालो तो वहां तो निकालना था D0 तक, वहां से अगर ये सॉल्व करने का बात किया जाए कैलकुलेटर पे, आधा सेकंड इसके लिए, आधा सेकंड इसको D0 मान के सॉल्व करने के लिए, काम खत्म। तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन का यूज करो। अगर क्लियरली वर्ड ना दिखा हो, पेड, करेंट, समझे, अगर ऐसा वर्ड ना दिखा हो जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा हो कि वो D0 का बात कर रहा है, या पेएबल, पेज जो फ्यूचर का बात कर रहा है, तो जनरली अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देना ही ज्यादा अच्छा उपाय अपने पास अवेलेबल होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, आ जा उसी का सेकंड पार्ट। बोला ग्रोथ रेट 16% मान लो, क्या हो गया, वेट अ सेकंड, हाँ, ग्रोथ रेट 16% मान लो। ठीक है, 16% मान लेंगे जी, मैंने कि सिंपली 6.11, उसमें कोई चेंज नहीं, तो चेंज किसमें होगा, देखो ग्रोथ रेट 16% मान लो, जो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाले थे वही मान लो, तो आंसर क्या होगा। तो यार ये सब सवाल तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दे इंसान, करना ही क्या था, ये निकाल ही लिया था कि बस ये 16% से मान के सॉल्व कर देगा, काम करते। उसी का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, दोस्तों सेकंड थर्ड पार्ट, उसमें क्या बोलता है, कुछ नहीं, के 20% मान लो और जी 19% मान लो, अब क्या होगा, निकाल लो। तो सिंपल है, कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन को जान ही नहीं है, क्या समझे, इस क्वेश्चन में जान है ही नहीं। जान कहां था इसका, D1 है कि D0 है, वहीं पे जान अटका हुआ था इसका, और वो क्लियर नहीं है क्वेश्चन से, ये हमें क्लियर है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने के 20 मान लो और ग्रोथ रेट 19 मानो, तब क्या होगा प्राइस। क्वेश्चन नंबर 12, एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। बोला इनकम स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है, ग्रोथ रेट क्या होगा वो बताओ, ठीक है, फेयर प्राइस ऑफ कंपनी निकालो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का यूज करके, ठीक है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इन्वेस्टमेंट इन कंपनी शेयर एट करंट प्राइस। ठीक है, करंट प्राइस ये है, इससे कंपेयर करेंगे अपना प्राइस निकाल करके। एक अच्छा क्वेश्चन है और शायद इसके आज यहीं पर रुक जाएंगे हम लोग। ठीक है, नहीं ये वाला भी सॉल्व कर लिया, कुछ क्वेश्चन में जान नहीं है, ये भी सॉल्व कर लिया जाएगा।
चलो आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया, ड्रॉ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के लिए क्या सबसे टर्नओवर चाहिए होगा। देखो जरा यहाँ पे एसेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 1.1, टोटल एसेट दिया हुआ है 600। एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कुछ नहीं सर, टर्नओवर बाय टोटल एसेट, टर्नओवर बाय टोटल एसेट, टर्नओवर बाय टोटल एसेट। अगर ये बोल रहा है कि ये 1.1 है, 1.1 है, तो टर्नओवर कितना होगा सर, 1.1 टोटल एसेट 600 है इंटू 600, तो 660। समझ में? तो टर्नओवर अपना निकल गया कितना, 660। टर्नओवर में क्या लेस करेंगे सर, ऑपरेटिंग मार्जिन दिया हुआ है 10%। तो अगर ऑपरेटिंग मार्जिन कहने का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है सर 10%, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना होगा, आया समझ में? समझे? तो 660 माइनस 66, 594। कोई दिक्कत? इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख लो या ग्रॉस प्रॉफिट लिख लो, वही चीज बोल रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन दिया हुआ है। अब क्या होगा सर, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे, जिसमें यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है। सर इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, ठीक है सर। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8% दिया है, और यहाँ पे दो ठो सर सिक्योरिटी है जिसमें हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ा, और डिवेंचर ऑफ बॉन्ड। तो सर यहाँ 8% और 10% है, और यहाँ 8% इफेक्टिव दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बाबू कि वो कहना चाह रहा है जो टोटल इंटरेस्ट बाय टोटल बोरोइंग का परसेंटेज 8% है। सर ऐसा कैसे होगा सर, 125 का 8% और 50 का 10% निकालेंगे और डिवाइड करके 125 बाय 50 कुछ और आएगा, ऑब्वियस बात है कुछ और आएगा, नो डाउट। निकाल के देखो जरा, 125 का 8%, 10, और 50 का 10%, 5 भागे 175, तो 15 भागे 175 कितना है, 8.57%। 8.57% तुम्हारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आता है, अगर हम इंटरेस्ट 15 माइनस करें तो। लेकिन ये 8 क्यों दिया गया है, तो समझो, ये बॉन्ड तो पुराना है, इस पर तो पूरा का पूरा 5 लाख रुपया इंटरेस्ट पे किया गया होगा, और ये डिवेंचर यही साल इशू किया होगा किसी भी पीरियड में, तो उसका इंटरेस्ट 10 थोड़े होगा, उससे कम होगा थोड़ा, उससे कम होगा थोड़ा। आया समझ में? इस कारण से अगर तुम 15 माइनस कर दोगे आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये क्वेश्चन में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया गया है, अगर ये नहीं देता तब तो हम वो कर सकते थे कि 10 प्लस 5 15 लाख माइनस कर देते, लेकिन क्योंकि अगर अलग से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से एक तो क्लियर है कि शुरुआत से इशू है 2007 से, 2008 का डाटा है ये, तो वहां पर तो उसके लिए फुल इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा, और ये डिवेंचर है कि 2008 में ही इशू हुआ होगा। समझ में आया? इसलिए उस पर कम इंटरेस्ट पे करना पड़ा होगा, इसलिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8% है, ना ही 8.57%। सर मेरा कितना इंटरेस्ट माइनस होगा, तो 125 प्लस 50 175 का 8%। आया समझ में? 175 का 8%, 14 ना कि 15। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब कहां पहुंच गए हम लोग सर, अब हम लोग पहुंच गए अर्निंग बिफोर टैक्स पे। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंच गए। करो 66 माइनस 14 कितना आता है, 52। क्या कोई दिक्कत? अब क्या करें? अब सर दिया गया है इफेक्टिव टैक्स रेट, वो है 40%, चलो वो भी माइनस कर देते हैं।
टैक्स भी माइनस कर देते हैं 40%। ओहो, अब कहाँ पहुंच गए? अर्निंग आफ्टर टैक्स पे निकालो। हम्म, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। सर डिविडेंड पे आउट रेशियो 16.67 है, निकालो डिविडेंड कितना पे होगा, डिविडेंड कितना पेड होगा। थोड़ा सा हैंग होता है तो थोड़ा के बंद हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। 31.20 का 16.67%, 5.20। तो मेरा रिटेन्ड अर्निंग कितना होगा? 26। ऑब्वियस सा बात है। छब्बीस। ओहो, इसको ना चेंज नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाए। 26, समझे? यही था अपना इनकम स्टेटमेंट और फर्स्ट पार्ट खत्म। फर्स्ट पार्ट खत्म, और मिला ले आंसर अपने। वेट अ सेकंड, 26 आ गया। कोई दिक्कत? क्या था? कुछ नहीं, काफी इजी था। दिक्कत कहाँ था? बस ये इंटरेस्ट के साथ ये सीखना था हमें। बाकी तो ये सब चीज बचपन से बनाते आ रहे हैं हम। क्या समझे? अब आते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या होता है। कुछ नहीं, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का सिंपल फॉर्मूला है, याद रखने का तरीका है वो सिंपल है। पता है क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेंशन रेशियो, आर इंटू आर, आर इंटू आर। मैं इसे ऐसे याद रखता हूं, आरओई में रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का बहुत सारा फॉर्मूला, बहुत बार बोला है आपको मैंने। यहां पे क्या यूज किया? वो मैंने कहा था ईपीएस बाई बुक वैल्यू कर सकता है। तो अगर ईपीएस बाई बुक वैल्यू करे तो पर शेयर का बात होता है, ठीक है। पर इसी में अगर मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ शेयर, मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ शेयर, तो आपको क्या मिल जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाई नेट वर्थ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने अभी निकाला 31.20। नेट वर्थ आपके क्वेश्चन में दिया गया है इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिटर्न ऑन इक्विटी सर निकल जाएगा, हाँ ऑब्वियसली निकल जाएगा। तो आरओई निकला 7.8%। 1 - डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू रिटेंशन रेशियो, सिंपल। तो वही फॉर्मूला को आरओई 1 - बी लिखता है। यहां बी का मतलब है डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 16.67% है तो रिटेंशन रेशियो कितना होगा? समझ गए? कितना होगा बताओ? 100 - 16.67, 83.33%, ठीक। तो क्या एसजीआर का फॉर्मूला कोई हार्ड फॉर्मूला? नहीं सर, आरओई इंटू आर आर, रिटेंशन रेशियो, सिंपल। 1 - बी मैं याद नहीं रखता, मैं ऐसे याद रखता हूं, आर इंटू आर, रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू रिटेंशन रेशियो। समझिए? अब अगर वैल्यू निकालने का है, वैल्यू निकालने का है शेयर का, तो क्या करेंगे?
तो सर अभी हमको 5.2 लाख निकाला था हमने, डिविडेंड पे आउट हुआ था कि नहीं? नंबर ऑफ शेयर सर दिया गया है क्वेश्चन में कहीं, हाँ ये रहा। इक्विटी शेयर 10 रुपए का ईच 100 लाख का है, तो इसका मतलब 10 लाख इक्विटी शेयर है, काम खत्म। अगर 10 लाख इक्विटी शेयर है तो डिविडेंड कितना होगा बताओ? तो सर वो तो 5.2 लाख डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो 0.52 पर शेयर। अगर डी जीरो निकल गया, जी अभी निकाल ही लिया है, निकाला ना जी 6.95 या 6.5, जो सही लगे, ठीक है, अपना तो यही यूज करेंगे हम लोग, 6.95 पे नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत। तो 6.5% निकाल लिया था सर, हो गया, ये जी यहाँ आ गया। ये 15% कहाँ है? तो ध्यान दो, क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में ये 15% तुमको दिया हुआ है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है, देखने में बड़ा लग रहा था ही क्या इस क्वेश्चन में? ये बचपन से निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला आर इंटू आर, इसका फॉर्मूला वही जी एन टर्म तक, तो डी जीरो वन प्लस जी के माइनस जी, जी निकाल लिया, के क्वेश्चन में दिया गया है। अब पूछ रहा है इन्वेस्ट करे कि नहीं, तो वही तो कंपेयर करना है कि मेरा वैल्यू कितना आया, जरा देखिए इसमें कितना वैल्यू आया, 6.51, मैं इसका यूज नहीं करता, ठीक है, 6.51। अगर मुझे लग रहा है एक शेयर का कीमत 6 रुपया, 7 रुपया, 6.5 रुपया जो भी होना चाहिए, एक सेब का कीमत 6.5 रुपया होना चाहिए, और वो सेब मार्केट में 4 रुपये में बिक रहा है, क्या खरीदोगे? खरीदोगे बताओ? तुम मार्केट में गए सेब खरीदने, तुमको लगता है 6.5 रुपया कीमत है, सेब का दुकानदार वाला बोल रहा है कि नहीं 14 रुपया कीमत है, क्या तुम 4 रुपया में खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, नहीं इन्वेस्ट करोगे, काम खत्म। वही चीज तो है, बस यहाँ पे वही चीज शेयर है, सेब की जगह शेयर है, क्या समझे? तो नहीं करेंगे, ओवर वैल्यूड है, नहीं करेंगे, आया समझ में? कोई दिक्कत? काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलते हैं? तो यहाँ क्लियर है, पेड है, डी जीरो ही होगा, ठीक है। फेस वैल्यू से कुछ खास मतलब मुझे होता नहीं, वो इरिलेवेंट होता है वैल्यू निकालने के लिए। करंट मार्केट प्राइस दिया गया है, ग्रोथ रेट दिया गया है, अर्निंग का भी वही है, डिविडेंड का भी सेम है 10%, बीटा दिया गया है, ठीक है, आरएम दिया गया है, आरएफ दिया गया है। इससे सिंपली पता चल रहा है ये 3 डाटा से कि सीएपीएम का यूज करना है, और हमको के निकालना है, निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। जी दिया गया है, डी जीरो दिया गया है, प्राइस निकाल लेंगे, और उसके बाद कंपेयर कर लेंगे, काम खत्म। और देखो क्या किया, सीएपीएम का यूज किया, परसेंटेज निकाल लिया, कोई दिक्कत? 2.5 रुपया दिया गया था क्वेश्चन में, डी जीरो था, पेड लिखा क्लियरली डी जीरो था, तो 2.5 ने लिख लिया, परसेंटेज निकाला हुआ था, माइनस किया, जी दिया गया था 28.57। क्वेश्चन आगे पूछा नहीं, क्वेश्चन आगे पूछता तो हम बोलते कि मुझे लग रहा है कि सेब का कीमत 78 रुपया 57 पैसा होना चाहिए, लेकिन वो सेब मार्केट में कितना में बिक रहा है, 60 रुपया में, तुरंत खरीद लेंगे जाकर के, ऑब्वियस सा बात है, नो डाउट, समझे? कभी भी शेयर को शेयर नहीं, सेफ समझो, एप्पल एप्पल, अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं, अगर एप्पल समझोगे समझना इजी होता है, वही शेयर 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 करते हो बच्चा कंफ्यूज होता है, शेयर 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 शेयर। एप्पल, सेब खरीदने फल मार्केट में गए, तुमको लगता है सेब का कीमत 78 रुपया होना चाहिए, सेब बिक रहा है 60 रुपया में, तुम क्या करोगे? तुरंत खरीद लोगे। वैसे ही शेयर के साथ होगा, तुम गए शेयर मार्केट में शेयर खरीदने, तुमको लगा 78 रुपया होना चाहिए, 60 रुपया में मिल रहा है, तुरंत खरीद लेंगे, क्यों? क्योंकि 78 रुपया वो पहुंचेगा। बताया था तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में कैसे बुक वैल्यू पे डिपेंड करता है सारा चीज, कि वो प्राइस किधर मूव करने वाला है। चलो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, कोई सवाल हो तो पूछ लो, बाकी चला जाए।
चलो अच्छा लगा, बच्चे कम से कम अब आ तो रहे देखने, ऐसे वैसे अकेले पढ़ा रहा हूँ लगता था कभी। चलो तो रखा जाए, कोई सवाल नहीं है तो।